you. Hello and welcome dear students to Mathsville channel. This channel welcomes to all of you. Our aim is to make mathematics easy and provide to all of you cost free mathematics. लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा कि जब जनसंख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि होती है या प्रतिवर्ष कमी होती है तब नई जनसंख्या को हम कैसे फाइंड करते हैं। इस पार्ट में हम देखते हैं कि अगर एक ही राशि में दो बार वृद्धि होती है, यानी कि एक ही राशि में जब क्रमागत वृद्धि होती है तब हम उस परिणामी वृद्धि को कैसे फाइंड करते हैं। उसके लिए हम इस पार्ट में फार्मूला देखेंगे और इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो जैसे मान लीजिए अगर कोई राशि है, उस राशि में दो क्रमागत वृद्धि R1% और R2% होती है, तब उसका जो परिणामी प्रतिशत होता है वो R1% प्लस R2% प्लस R1% इंटू R2% अपान 100 करके होता है। ये फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन को हम देखते हैं। इस टॉपिक पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई है। एक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई। कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये चार ऑप्शन हमको दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि वृद्धि दो बार की जा रही है। पहली वृद्धि तो ये है और दूसरी वृद्धि ये है। तो जब दोनों वृद्धि होती है तब हम प्लस की साइन लगाते हैं। तो अगर हम देखें तो कुल वृद्धि प्रतिशत इक्वल टू पहली वृद्धि देखिए 25% की है, तो ये हो जाएगा 25% प्लस, और दूसरी वृद्धि 10% की है तो 10% प्लस, अब क्या होगा, पहली वृद्धि प्लस दूसरी वृद्धि प्लस पहली वृद्धि इंटू दूसरी वृद्धि, तो 25 इंटू 10 अपान 100। ध्यान रहे कि जो आंसर आएगा वो परसेंट में रहेगा। आप चाहे यहाँ परसेंट लिखिए और चाहे मत लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं है। जो रिजल्ट आएगा वो परसेंट में होगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 25 प्लस 10 35 प्लस 25 1 ज़ा 25 25 4 ज़ा, और ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10, यानी 5 अपान 2। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा 35 प्लस 2.5, और इन दोनों को ऐड करने पर हमें मिलेगा 37.5%। लास्ट में जो रिज़ल्ट मिलेगा उसको हम परसेंट में लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो हमने देखा कि जब एक ही राशि में दो क्रमागत वृद्धि हो या दो राशियों में अलग अलग वृद्धि हो तो हम परिणामी वृद्धि कैसे निकालते हैं, कुल वृद्धि कैसे निकालते हैं, इस पर बेस्ड ये हमने पहला क्वेश्चन देखा। आइए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि दो वृद्धि पर आधारित है। इसी फार्मूले पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इस बात को समझ लेते हैं कि क्या इस क्वेश्चन में दो क्रमागत वृद्धि होती है, यानी कि किसी राशि में एक बार वृद्धि होती है तो वृद्धि होने के बाद जो नई राशि बनती है क्या फिर उसमें वृद्धि हो रही है और उसका परिणामी हमें निकालना है। अगर ऐसा है तो हम इस फार्मूले का इस्तेमाल कर देते हैं। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब वो सामान को लेता है तो गलत तराजू का इस्तेमाल कर देता है, और सामान खरीदते समय जैसे वो गेहूं खरीद रहा है तो गलत तराजू का इस्तेमाल करता है। इस क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है कि एक व्यापारी सामान को खरीदता है और उसको बेच देता है,
लेकिन उसके खरीदने और बेचने में क्या टेक्निक है, उस टेक्निक को ज़रा सा समझिए। कह रहे हैं कि जब वो सामान खरीदता है तो गलत तराजू का इस्तेमाल करता है और सामान को खरीदते समय 10% का घोटाला कर देता है। सोचिए, ज़रा सा ध्यान देने वाली बात है कि जब व्यापारी सामान को खरीदेगा और गलत तराजू का इस्तेमाल करेगा, सामान को खरीदता है और गलत तराजू का इस्तेमाल करके 10% का घोटाला करता है, तो क्या उसका प्रयास ये होगा कि वो सामान को कम ले? नहीं, वो सोचेगा कि अगर हम 1 किलो सामान खरीद रहे हैं तो 1 किलो से ज़्यादा उससे हमको मिल जाए, क्योंकि पैसा तो हमको उतना ही देना है। तो घोटाला कर रहे हैं ना। अगर हमें 1 किलो आम खरीदना है और हम घोटाला करना चाहते हैं, हमें मान लीजिए 40 रुपये में 1 किलो आम मिलना है, 40 रुपये तो हम उसको देंगे ही। तो हम अगर घोटाला करेंगे, सोचेंगे कि 1 किलो से ज़्यादा आम हमको मिल जाए, तो हमारा फ़ायदा होगा, यानी वृद्धि होगी। तो यही कहने का मतलब है कि ये जो दिया है 10% का घोटाला करता है, यानी कि ये उसकी वृद्धि है, ये इसकी पहली प्रतिशत वृद्धि है। तो यानी कि ये R1 का मान दिया है, R1 इज इक्वल टू 10%, R1% इक्वल टू 10% आपको दे रखा है। अब दूसरे पे डिस्कस करते हैं, ये वृद्धि है, ध्यान देना है। दूसरे पे डिस्कस करते हैं, तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है। अब जब वो बेचेगा, खरीदते समय तो उसने ज़्यादा सामान ले लिया, बेचते समय वो कम सामान देगा, क्योंकि वो घोटाला कर रहा है। और जब वो कम सामान देगा तो भी तो उसको फ़ायदा होगा, उधर से भी उसको फ़ायदा हो रहा था, इधर बेचते समय भी इसको फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा माने वृद्धि, लाभ, लाभ माने प्लस होगा। तो ये R2 दे दिया, R2% इज इक्वल टू 10%, यानी उसको दोनों केसेस में फ़ायदा हुआ। जब वो सामान को खरीदा तब भी उसको फ़ायदा हुआ, और जब वो सामान को बेचा तब भी उसको फ़ायदा हुआ। फ़ायदा का मतलब वृद्धि हो गया, यानी कि 2 वृद्धि लगातार हो गई। तो हम निकालेंगे परिणामी वृद्धि, प्रतिशत, इक्वल टू R1% प्लस R2% प्लस R1 इंटू R2 अपॉन 100, यानी कि 10% प्लस 10% प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10 20, प्लस 2 0 कैंसिल होगा, 1 आ जाएगा, यानी कि 21%। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर 21% होगा, और ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आप इस क्वेश्चन को जब देखेंगे तो देखते ही आप समझ सकते हैं, बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ये समझ गए कि 2 बार वृद्धि होती है, तो सोचिए कि दोनों को जोड़ देंगे, 10 प्लस 10 20, प्लस दोनों को गुणा कर देंगे और 100 से भाग करके जो आएगा दोनों को जोड़ देंगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हम बहुत जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन SSC 2014 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन को लास्ट पार्ट में हम लोगों ने दूसरे मेथड से किया था, लेकिन इस पार्ट में हम इस क्वेश्चन की ट्रिक देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इस क्वेश्चन को जल्दी से हम कैसे सॉल्व कर लेते हैं। अभी हमने आपको बताया कि जब एक संख्या में 2 बार वृद्धि होती है, तब उसकी परिणामी वृद्धि को हम किस फार्मूले से निकालते हैं, अभी ये बात आपको बताई गई। इसी पर बेस्ड इस क्वेश्चन को उसी ट्रिक से हम करते हैं। क्वेश्चन है कि एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है, यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4410 है, तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी। 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या क्या थी ये हमको नहीं पता है, लेकिन उसमें 5% की जब 2 बार वृद्धि हुई, तब जाकर के उसकी जनसंख्या 4410 हो गई, क्योंकि 2 वर्ष में वृद्धि हो रही। एक बार 5% ये पहले वर्ष में बढ़ा, फिर अगला 5% दूसरे वर्ष में बढ़ा, तो परिणामी वृद्धि क्या हो गई, परिणामी वृद्धि प्रतिशत। परिणामी वृद्धि प्रतिशत क्या हो जाएगी, पहली वृद्धि यानी कि 5%
प्लस दूसरी वृद्धि, दूसरे साल भी तो 5% की वृद्धि होती है, तो प्लस 5 इंटू 5/100, तो टोटल इतने की वृद्धि होती है 2 वर्ष में। तो ये कितना हो जाएगा, 5 + 5 10 प्लस 5 5 25/100। तो यहाँ से हमें मिलेगा 25 1 25 25 4 तो 4 10 40 प्लस 1 41/4% हो जाएगा। तो हमने निकाला कि उस जनसंख्या में अगर 5% की 2 बार वृद्धि होती है तो वो जनसंख्या 41/4% बढ़ जाएगी इकट्ठा। अगर 2 बार वृद्धि होती है, दोनों का फाइनल हमने निकाल दिया, तो फाइनली वो 41/4% का इंक्रीमेंट उसमें हो जाएगा। अब यहाँ से हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। अगर मान लीजिए, चूँकि हमें ये नहीं पता है कि उसकी प्रारंभिक जनसंख्या कितनी थी, हमने ये एक डाटा बना लिया। ये देखिए, हमने एक डाटा बना लिया कि उसकी जो प्रारंभिक जनसंख्या पहले 100 थी, ये प्रारंभिक जनसंख्या है और ये अंतिम जनसंख्या है। उसकी प्रारंभिक जनसंख्या 100 थी, तो उसमें अगर 41/4% का इंक्रीमेंट होगा तो ये कितना हो जाएगा, 100 + 41/4 यानी कि 441/4, यानी कि अगर वो जनसंख्या 100 रही होती तो वो 41/4 हो जाता। लेकिन हुआ क्या कि वो जनसंख्या कितनी थी हमको नहीं पता, तो हमने उसको x मान लिया और वो जनसंख्या हो जाती 4410। अब आप सोचिए ज़रा सा, हम इसी में रेशियो लगा देते हैं, ये अपान ये इक्वल टू ये अपान ये हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो लगा देते हैं, क्या होगा, 100/x इक्वल टू ये 441/4,410। इसको सॉल्व कर देते हैं, इसके अपान 1 कर देंगे, ये ऊपर चला जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 100/x इक्वल टू 441, और जब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये होगा और ये हो जाएगा 441 0 × 4। सॉल्व कर देंगे, ये होगा 1 ज़ा और ये 10 ज़ा, तो ये राइट साइड में और इन दोनों का मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड में ले लेंगे, या हमें यहाँ से मिलेगा 100/x इक्वल टू 1/400, यानी x 40, यानी x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 4000। तो इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर हम वृत्त की बात करें तो वृत्त की जो त्रिज्या होती है, वृत्त की त्रिज्या को जनरली हम r से डिनोट करते हैं, रेडियस। अब अगर वृत्त के व्यास की बात हम करें तो वृत्त का जो व्यास होता है वो 2r होता है, और अगर वृत्त के परिधि की बात करें तो वृत्त के परिधि का जो फार्मूला होता है वो 2πr होता है। वृत्त की त्रिज्या को हम r से डिनोट करते हैं, वृत्त का व्यास 2 × r होता है और वृत्त की परिधि 2πr होती है। हम तीनों में देखते हैं कि इसमें भी r की पावर 1 है, इसमें भी r की पावर 1 है और इसमें भी r की पावर 1 है। इसीलिए त्रिज्या में परिवर्तन का जो प्रतिशत होता है वो बराबर होता है किसके, वृत्त के व्यास में परिवर्तन के बराबर होता है, और वही वृत्त के परिधि में परिवर्तन के प्रतिशत के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वृत्त के लिए त्रिज्या में परिवर्तन प्रतिशत बराबर व्यास में परिवर्तन प्रतिशत,
और यही बराबर होता है परिधि में परिवर्तन प्रतिशत के। यानी कि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या में 7% की वृद्धि कर दी जाए तब उसके व्यास में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 7% की वृद्धि होगी। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या में 15% की कमी कर दी जाए तब उसकी परिधि में 15% की कमी हो जाती है। ये फिक्स है, इसमें कुछ समझना नहीं हमको। तो ये रटी रटाई चीज़ें हैं कि त्रिज्या में जितने प्रतिशत का परिवर्तन होता है उतने ही प्रतिशत उसके व्यास में परिवर्तन होता है और उतने ही प्रतिशत उसकी परिधि में परिवर्तन होता है। अब ये नहीं कि त्रिज्या में जितना परिवर्तन होगा उतना ही व्यास में परिवर्तन होगा और उतना ही परिधि में परिवर्तन होगा, ऐसी बात नहीं है। केवल प्रतिशत की बात है कि त्रिज्या में जितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी उतने ही प्रतिशत की कमी या वृद्धि होती है। तो आइए देखते हैं इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन। यहाँ पर दिया गया है। इस क्वेश्चन में त्रिज्या में वृद्धि होती है तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, ये बात इसमें पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमारे पास ये जानकारी होनी चाहिए कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, जहाँ पर आर वृत्त की त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या में जब कोई परिवर्तन होगा तब उसके क्षेत्रफल में 2 बार परिवर्तन होता है। मतलब एक बार परिवर्तन होगा फिर दूसरी बार परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल में r की पावर 2 है। तो यही कंसेप्ट यहाँ पर काम करता है कि जब वृत्त की त्रिज्या में एक बार परिवर्तन होगा तब उसके क्षेत्रफल में 2 बार परिवर्तन होगा। पहले एक बार होगा फिर दूसरी बार परिवर्तन होता है। और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ये फॉर्मूला जानते हैं कि जब एक बार और फिर एक बार 2 बार वृद्धि होती है तो हम जानते हैं कि R1% प्लस R2% प्लस R1 इंटू R2 अपॉन 100 ये परिणामी परसेंट हो जाता है। तो बस यही है कि क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या होगा? वही R1% प्लस R2%। तो अब यहाँ पर R1 और R2 दोनों सेम है क्योंकि वही 50% की वृद्धि हो रही है। एक बार 50% की वृद्धि होगी, फिर दूसरी बार 50% की वृद्धि होगी, फिर 50 इंटू 50 अपॉन 100। इसी को हम सॉल्व कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा प्लस 25 और ये मिल गया 125%। यानी कि जब त्रिज्या में 50% की वृद्धि होगी तब उस समय उसी वृत्त के क्षेत्रफल में 125% की वृद्धि हो जाती है। यानी कि हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आइए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन और देखते हैं। अभी हम लोगों ने सीखा है कि वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि का जो प्रतिशत होता है वही उसके व्यास में वृद्धि का प्रतिशत होता है और वही उसकी परिधि में वृद्धि का प्रतिशत होता है। तो वृद्धि या कमी चाहे त्रिज्या में हो, चाहे व्यास में हो, चाहे परिधि में हो, वो बात बराबर है, वो त्रिज्या की ही वृद्धि या कमी मानी जाती है। तो इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि यदि किसी वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि कर दी जाए। अब देखिए व्यास में वृद्धि हो रही है तो व्यास में जितनी वृद्धि होगी उतनी ही वृद्धि त्रिज्या में होगी। तो इसका मतलब हो कि ये जो वृद्धि दे रखी है वो त्रिज्या की वृद्धि है, क्योंकि व्यास की वृद्धि बराबर त्रिज्या की वृद्धि होती है। तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो अभी पीछे हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसी तरीके से 100 प्लस 100 200 प्लस 100 इंटू 100 अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल होगा और 300% आ जाएगा। 100 प्लस 100 प्लस 100 गुणे 100 बटे 100। तो ये देखिए 100 प्लस 100 प्लस 100 बराबर 300%। इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ करना ही नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है और हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है।
एक बार कमी और एक बार वृद्धि, जब दोनों घटनाएं घटती हैं तब हम परिणामी प्रतिशत कैसे निकालते हैं, उसके लिए फार्मूला आपको बताया गया। फार्मूला वही रहेगा, R1 प्रतिशत प्लस R2 प्रतिशत प्लस R1 इंटू R2 अपान 100। फ़र्क ये है कि जहाँ लाभ होगा, जहाँ वृद्धि होगी, उसके पहले हम पॉजिटिव साइन लगा देंगे, और जहाँ पर हानि होगा या कमी होगी तो उसके पहले हम नेगेटिव साइन लगा देते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री 80% वृद्धि हो गई। तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। तो कह रहा है कि अगर एक वस्तु है, वस्तु के विक्रय मूल्य में 20% का डिस्काउंट कर दिया गया, विक्रय मूल्य 20% कम कर दिया गया, तो उसकी बिक्री में 80% बढ़ जाती है। तो उसकी बिक्री कितनी प्रभावित हुई, मतलब कितने परसेंट बढ़ा या कितने परसेंट घटा। तो किसी में कमी हो रही, किसी में वृद्धि हो रही है, लेकिन आप सोचिए कि जो बिक्री है वो तो दोनों पे डिपेंड करता है ना, विक्रय मूल्य पे भी तो वो डिपेंड करेगा। तो वही कह रहा है कि एक बार 20% कम कर दिया गया, मतलब कि माइनस जो परिणामी वृद्धि होगी, परिणामी परिवर्तन क्या होगा। पहले तो 20% की कमी हो रही तो माइनस 20% हो जाएगा। फिर ये कह रहा है कि 80% की वृद्धि होती है तो प्लस 80 हो जाएगा। अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव होगा, और 20 इंटू 80 अपान 100 हम कर देंगे। इसको सॉल्व कर दीजिए, -20 प्लस 80 60, और ये माइनस, दोनों जीरो से कैंसिल होगा, 2 8 जा 16, तो ये आ जाएगा 44%। और ये चूंकि पॉजिटिव आएगा, 60 ज़्यादा है, इसकी साइन पॉजिटिव है तो ये प्लस होगा, तो प्लस दिखाता है वृद्धि को, यानी कि 44% की वृद्धि होगी, और हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर यही नेगेटिव आ जाता तो हम कह देते कि 44% की कमी होगी। एक बार वृद्धि और एक बार कमी, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे हैं। तो इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु को 40% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है। यदि कोई छूट न दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। इसके हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और हमें सॉल्व करके चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। कह रहे हैं कि एक वस्तु है, उस वस्तु को 40% जब छूट दी जाती है, उसके बाद भी उसको 20% का लाभ होता है। इसका मतलब ये हुआ कि उस वस्तु को उस वस्तु पर उसको इतना ज़्यादा लाभ हो रहा था कि उसने जब उस पर 40% की डिस्काउंट दी तो उसके बाद भी उसको 20% का लाभ होता है। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि उस वस्तु पर जो ज़्यादा लाभ हो रहा था वो कितना था, वो हमको नहीं पता था। तो एक लाभ वो हो गया और एक डिस्काउंट 40% की हो गई, तो उन दोनों का जो परिणामी निकला वो 20% का निकला। तो वही बात है कि माना प्रारंभिक लाभ x% है, पहले उसको x% का लाभ हो रहा था, लेकिन उसने 40% का डिस्काउंट दे दिया। तब उसके बाद क्या हुआ, पहला परसेंटेज, दूसरा परसेंटेज, फिर माइनस, चूंकि एक प्लस और एक माइनस होगा तो प्लस इंटू माइनस, माइनस x इंटू 40 अपान 100। उसने दो परसेंटेज लगाया, एक तो लाभ का, हमको नहीं पता था कितना है लाभ का परसेंटेज, उसको कितना लाभ हो रहा था ये हमको नहीं पता, तो x%, फिर -40%, फिर
x इंटू 40। अब इतना करने के बाद भी उसका जो परिणामी है वो उसको 20% का लाभ होता है। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे। x माइनस 40 ये हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2x अपान 5 माइनस 2x अपान 5 इक्वल टू 20। x और माइनस 2x अपान 5 को एक साथ कर देते हैं और 20 और इस माइनस 40 को एक साथ कर देते हैं। तो 5 1 ज़ा 5 में 2 सब्ट्रैक्ट होगा, 3x अपान 5 इक्वल टू 20 प्लस 40 60। तो यहाँ से x की वैल्यू हमको मिल जाएगी 60 इंटू 5 अपान 3। 320 ज़ा 60 होगा, 25 ज़ा 100। उसको पहले 100% का लाभ हो रहा था, तब उसने 40% का डिस्काउंट किया, तब जाके उसको 20% का लाभ होता है। लेकिन अब ये दूसरी शर्त लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि यदि कोई छूट ना दी जाए। अब हमें तो पता हो गया जो उसका ज़्यादा लाभ था वो 100% था, वो जो उसका ज़्यादा लाभ था वो 100% था, लेकिन इस बार डिस्काउंट ज़ीरो कर दिया जा रहा है। तो एक लाभ और एक डिस्काउंट, फिर माइनस, दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपान 100। तो यही हमें देता है परिणामी, और ये हमें दे देगा 100%, यानी कि उसको 100% का लाभ होगा। क्वेश्चन की थोड़ी सी टेक्निक है कि पहले उसको ज़्यादा लाभ हो रहा था, वो लाभ हमको नहीं पता था, उस लाभ को हमने x मान लिया और उससे हमने परिणामी लाभ 20 रख करके x की वैल्यू फाइंड कर ली। तो यानी उसको 100% का लाभ हो रहा था। जब वो कोई डिस्काउंट ही नहीं देगा तो उसको 100% का लाभ होगा और हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके थोड़ा सा समझिए। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में डालिए और इसको फिर और डिटेल आपको बता दिया जाएगा। तो अभी हम लोगों ने देखा कि अगर एक राशि में R1% की वृद्धि होती है और उसके बाद फिर R2% की वृद्धि होती है, तब उसका जो परिणामी परिवर्तन होता है, जो परिणामी वृद्धि होती है, वो होती है R1% प्लस R2% प्लस R1 इंटू R2 अपान 100। लेकिन अगर इन वृद्धियों में जो दो बार वृद्धि हो रही है इसमें से एक कमी हो जाए, तब अगर R1 कमी होगा तो हम इसको नेगेटिव कर देते हैं, अगर R2 कमी होता है तब हम R2 को नेगेटिव कर देते हैं। तो मान लीजिए कि ये कमी हो जाती है, तो जो परिणामी कमी होगी वो R1% माइनस R2%, और यहाँ पर नेगेटिव लग जाता है क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नेगेटिव बन जाता है, वो बन जाता है R1 इंटू R2 अपान 100। लेकिन इस कमी में जिसमें एक बार वृद्धि होती है और एक बार कमी होती है, उसमें अगर कमी और वृद्धि दोनों आपस में बराबर हो जाए, यानी कि R1 और R2 दोनों के परसेंटेज आपस में अगर बराबर हो जाते हैं, तो मान लीजिए इसको हम R कह देते हैं, तब जो परिणामी कमी होती है वो परिणामी कमी क्या हो जाएगी, इसकी जगह हम R% कर देंगे, माइनस इसकी जगह भी R% कर देंगे, माइनस R1 की जगह R और R2 की जगह भी R% करके अपान 100। तो यहाँ से अगर हम देखें तो R% से कैंसिल हो जाता है, तो जो परिणामी कमी होती है वो क्या मिलती, माइनस R इंटू R स्क्वायर अपान 100 का परसेंट। तो ये परिणामी कमी बन जाती है। तो इस तरीके से एक फॉर्मूला बन जाता है कि अगर किसी राशि में एक बार R% की वृद्धि होती है और पुनः R% की कमी हो जाती है, तब जो परिणामी कमी होगी वो माइनस R स्क्वायर अपान 100% हो जाता है। इस केस में निश्चित रूप से कमी होगी। जब
कमी और वृद्धि दोनों आपस में बराबर होंगे तब उस समय ये तय है कि कमी होगी। कमी का होना तय हो जाता है, यानी जो परिणामी प्रतिशत होगा वो कमी प्रतिशत ही होगा, यह निश्चित हो जाता है। तो आइए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। समान कमी और वृद्धि पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया, मतलब वेतन जितना बढ़ा उतना घट गया। तो कह रहे हैं कि वेतन में परिवर्तन है। तो हम ये जानते हैं कि अगर हम वेतन में 8% बढ़ा देते हैं फिर 8% घटा देते हैं तो जो परिवर्तन होता है वो r² / 100 होता है। और ये जो माइनस है, ये माइनस इंडिकेट करता है कमी को या हानि को, इन चीज़ों को इंडिकेट करता है। तो कमी प्रतिशत पूछ रहा है, परिवर्तन प्रतिशत बराबर 10% -10² / 100 इक्वल टू -100/100 इक्वल टू -1%। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1% हानि, यानी 1% की हानि होगी। चूँकि नेगेटिव है तो नेगेटिव का मतलब हुआ कि हानि हो जाएगी, या इसको हम हानि की जगह पर 1% कमी भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी हमने नोट किया है। दूसरे क्वेश्चन में भी वही बात है कि एक व्यापारी अपने वस्तु का लाभ अंकित मूल्य का क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा। यदि वह 20% की छूट की अनुमति देता है तो लाभ या हानि का प्रतिशत वही 20% बढ़ा करके 20% की छूट दे रहा है। तो -20² / 100 -20 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, -20 का स्क्वायर / 100 मतलब -400/100। तो दोनों ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा -4%, यानी कि 4% की हानि होगी। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इसी रूल पर आधारित है। अभी जो पीछे रूल आपको बताया गया उसी पर बेस्ड है। क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु का दाम P% बढ़ाया गया, बाद में यह नया दाम P% से घटाया गया, मतलब जितना बढ़ाया गया उतना घटा दिया गया। अगर अधुनातम दाम मतलब आज का दाम 1 रुपये हो तो उसका मूल दाम क्या था, मतलब कि घटाने बढ़ाने के बाद जो उसका दाम है वो 1 रुपया है, तो पहले उसका दाम क्या था ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कमी प्रतिशत जो होगी, यानी कि परिणामी कमी प्रतिशत जो होगी वो P² / 100 -P² / 100 इतना % हो जाएगा जो कि उसकी परिणामी कमी होगी। एक बार P% बढ़ाया गया फिर एक बार P% कम कर दिया गया, तो परिणामी कमी जो हुई वो -P² / 100% है। अब पहले उसका दाम क्या था ये नहीं पता है, लेकिन आज का दाम हमको पता है। तो हम ये मान लेते हैं कि माना मूल दाम x रुपये था, मूल दाम x रुपये था, तब क्या होगा x यानी कि मूल दाम माइनस जो कमी हो गई, वो कमी कितनी हुई x का P² / 100%, इतने की कमी हो गई तो कितना बचा, 1 रुपया बचा। पहले x था, x में से इतना कम हो गया, कम होने के बाद 1 रुपया बचा। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए x माइनस x का P² / 100 और 100 और हो जाएगा, जो कि ये परसेंटेज लगा इसको हटाने फिर यहाँ 100, यानी कि अब ये बन जाएगा 10,000 = 1 हुआ।
यहाँ से हम एक्स स्क्वायर कॉमन एक्स कॉमन ले, यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलेगा x 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 10,000 इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर देते हैं तो x यहाँ से हमें मिलेगा 10,000 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 10,000 इक्वल टू 1। और जब x को यहीं छोड़ देंगे क्योंकि इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये इधर जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 10,000 और ये नीचे हो जाएगा, तो यहाँ से हमें x की जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी x इज इक्वल टू 10,000 अपॉन 10,000 माइनस पी स्क्वायर, जो कि हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से सॉल्व किया। एक इसकी ट्रिक हम देखते हैं जो कि और शॉर्ट में अरिथमेटिकली इस क्वेश्चन को हम कैसे कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक ट्रिक देखते हैं। अगर किसी को ये एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो हम इस क्वेश्चन को अरिथमेटिकली बहुत शॉर्ट टाइम में, बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। हम ये मान लेते हैं कि जो p है वो 10% है। जो p है, जो p% बढ़ाया जाता है, p% घटाया जाता है, वो 10% है। तो परिणामी कमी क्या हो जाएगी? परिणामी कमी का जो प्रतिशत होगा वो -10 का स्क्वायर अपॉन 100%, यानी कि -1% हो जाएगा। यानी कि उसके मूल दाम में 1% की कमी होगी। तो अगर उसका मूल दाम हमने x मान लिया तो x माइनस x का 1% यानी 1/100, ये कितना होगा? 1 रुपया होगा। अब देखिए कितना हो जाएगा, 100x माइनस x यानी कि 99x अपॉन 100 इक्वल टू 1, यानी x की जो वैल्यू मिलेगी वो 100 अपॉन 99 मिल जाएगी। अब p की वैल्यू हम 10 रख के चेक करते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हमें 100 अपॉन 99 दे देगा। हम यहाँ रखेंगे तो ये तो ₹1 दिया, इसमें p है ही नहीं, तो ये यही देगा। तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा क्योंकि वो 100 अपॉन 99 नहीं दे रहा है। अगर हम इसमें रखते हैं 10, p की वैल्यू 10, तो 100 अपॉन 200, 1 माइनस 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 देगा, जो कि ये नहीं दे रहा है। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। अगर हम इसमें रखते हैं 1 माइनस 10 का स्क्वायर 100, तो 1 माइनस 100 हमें -99 देगा, जो कि अंडर रूट के अंदर है। तो ये हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, ये ऑप्शन भी हमारा सही नहीं होगा। अब जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो सही होने का चांस इसी का है, लेकिन फिर भी वैल्यू को हम रख करके चेक कर लेते हैं। तो 10,000 अपॉन 10,000 माइनस 10 का स्क्वायर 100, तो हमें यहाँ से मिलेगा 10,000 अपॉन 10,000 माइनस 100, तो ये क्या देगा? 10,000 अपॉन 0099, 2 0 से कैंसिल होगा, तो ये हमें देगा 100 अपॉन 99। तो हमने देखा कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों आपस में सेम है, तो हमारा सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। तो ये भी एक मेथड है जिससे कि हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सॉल्व कर सकते हैं। इस पार्ट में कुछ क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं जिन पर बेस्ड 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है। उनको आप इत्मीनान से सॉल्व कीजिए और उनका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। और अगर नहीं समझ में आता है तो नेक्स्ट पार्ट को ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बहुत अच्छे ढंग से, बहुत ही शॉर्ट मेथड से बताई जाएगी। तो ये है आपका होमवर्क। कुछ क्वेश्चंस को हम लोगों ने लास्ट पार्ट में लॉन्ग मेथड से किया था, उन क्वेश्चंस को इस पार्ट में शॉर्ट मेथड से बताया गया। और कुछ बचे हुए क्वेश्चन हैं जिनको कि नेक्स्ट पार्ट में भी शॉर्ट मेथड से ही बताया जाएगा।
तो आप वीडियोस को इत्मीनान से देखिए, नहीं समझ में आता तो वीडियोस को पॉज कीजिए और उसको समझिए, तो पूरी बात आपकी समझ में आ जाएगी। वीडियोस अगर आपकी समझ में आ जाते हैं तो आप इनको अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली नई वीडियोस की अपडेट्स का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।